India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राहुल गांधी की सजा पर रोक, संसद सदस्यता होगी बहाल। कोर्ट ने कहा अधिकतम 2 साल की सजा देने के कारण नहीं बताए गए, राहुल को टिप्पणियों पर रहना चाहिए सावधान। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ढांचे को कोई नुकसान न हो। केंद्र ने कहा भविष्य में खुदाई की जरूरत पड़ती है तो कोर्ट से परमिशन ली जाएगी, मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध। मौत की सजा की मांग वाली एनआईए की अपील पर यासीन मलिक की होगी ऑनलाइन पेशी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को दिया निर्देश, सुरक्षा का दिया गया हवाला। दिल्ली सिख विरोधी दंगों में आरोपी जगदीश टाइटलर को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, 1 लाख के बॉन्ड और सबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त पर बेल। India Legal presents Courts Roundup. मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने ये कारण नहीं दिए कि क्यों पूरे 2 साल की सजा दी गई। हाईकोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी सही नहीं थी। पब्लिक लाइफ में रहने वालों को टिप्पणियों पर सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है। उनकी दोष सिद्धि पर रोक के साथ राहुल गांधी की सांसद के रूप में अयोग्यता भी अब स्थगित रहेगी। इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टिक किया जाता है। राहुल गांधी जी के मामले में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों का, गुजरात हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। महज जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अपील का लंबित रहना अपीलीय अदालत को कानून के अनुसार अपील पर निर्णय लेने में बाधा नहीं बनेगा, यानी कि लोअर कोर्ट में अपील की कार्यवाही हो सकती है।
कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को भी रद्द किया। अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक रहेगी। न्यायालय ने आदेश में कहा, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों है। विद्वान ट्रायल जज ने अपने द्वारा पारित आदेश में अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई है। सिवाय इसके कि अवमानना की कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि विद्वान ट्रायल जज द्वारा 2 साल की अधिकतम सजा सुनाते समय कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये केवल 2 साल की अधिकतम सजा के कारण है। विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा लगाया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 उपधारा 3 के प्रावधान लागू हो गए। यदि सजा 1 दिन कम होती तो प्रावधान लागू नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि जब अपराध गैर समझौता योग्य, जमानती और संज्ञेय था तो विद्वान ट्रायल न्यायाधीश से कम ये अपेक्षा की जाती थी कि वो अधिकतम सजा देने के लिए कारण बताए। हालांकि विद्वान अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने आवेदनों को खारिज करने में काफी पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि फैसले के प्रभाव व्यापक हैं और उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से ये देखते हुए कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है जिससे अयोग्यता हुई है, कार्यवाही के लंबित रहने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। साथ ही पीठ ने कहा कि राहुल गांधी के बयान सही नहीं थे। सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति को सार्वजनिक भाषण देते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। सुनवाई के दौरान गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी एक सजातीय समुदाय नहीं है और इसीलिए मानहानि का अपराध नहीं बनेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आपराधिक मानहानि का अपराध बनाने के लिए प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा होना चाहिए, जिससे सिद्ध नहीं किया गया। सिंघवी ने कहा कि ये एक गैर संज्ञेय अपराध है और राहुल गांधी को इस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा दी गई थी। इस दावे पर कि गांधी की आपराधिक पृष्ठभूमि है, सिंघवी ने कहा कि राहुल के खिलाफ ज्यादातर मामले बीजेपी पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं द्वारा दायर किए गए हैं। ये भी कहा गया कि अभी तक किसी भी मामले में राहुल को कोई सजा नहीं हुई है। पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि गांधी का इरादा मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम करना था। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पूछा, सजा की अधिकतम अवधि की क्या आवश्यकता थी? पीठ ने कहा, अगर गांधी को 1 साल 11 महीने की सजा दी गई होती तो वो सांसद के रूप में अयोग्य नहीं होते। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की 3 न्यायाधीशों की पीठ गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोदी चोर टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने पिछले महीने 21 जुलाई को कांग्रेस नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे को हरी झंडी दे दी है। अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और इस प्रकार ज्ञानवापी का सर्वे अब जारी रहेगा। विवादित वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का ASI की ओर से सर्वे किया जा सकेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को ASI को ज्ञानवापी में सर्वे की इजाजत दे दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें। अयोध्या मामले में भी ASI ने सर्वे किया था। ASI के सर्वे से दिक्कत क्या है? सर्वे में ज्ञानवापी परिसर को ऐसा क्या नुकसान होगा जो ठीक नहीं हो सके? जिला कोर्ट के ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण के फैसले को
बरकरार रखने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का काम जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस समय दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई और वकीलों ने अपने अपने पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अहमदी ने तर्क दिया है कि कार्बन डेटिंग के आदेश पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि कार्बन डेटिंग से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। संपत्ति को खतरा होने के कारण यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था, जबकि वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश किसी भी स्तर पर पारित किया जा सकता है। आमतौर पर वैज्ञानिक सर्वे का आदेश नहीं किया जाना चाहिए। अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर हिंदू पक्ष की तरफ से माधवी दीवान ने तर्क दिया है कि सर्वे से अदालत को मुकदमे के विषय पर निर्णय लेने का आधार मिल जाएगा। ये आदेश पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं है। अगर सर्वे को साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है तो सभी पक्ष अपनी आपत्तियां दाखिल करने और जिरह करने के हकदार होंगे। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या मामले में भी एएसआई सर्वे हुआ था और हम सबूत के सारे ऑप्शन खुले रखेंगे। सीजेआई ने कहा, हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ढांचे को कोई नुकसान न हो। सॉलिसिटर जनरल ने इस पर कहा कि एएसआई ने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें इस बात का आश्वासन दिया गया है कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। एसजी ने इस पर कहा, हम उसका पालन करेंगे। अगर कभी भविष्य में खुदाई की जरूरत पड़ती है तो कोर्ट से परमिशन ली जाएगी। इतना सुनते ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, खुदाई की बात कहां से आ गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा भी कर सकते हैं कि सर्वे की रिपोर्ट को सील्ड कवर में रखा जाए और ऑर्डर 7 रूल 11 की याचिका की मेंटेनेबिलिटी तय होने के बाद ही उसे खोला जाए। ऑर्डर 7 रूल 11 पर कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा और इस बारे में नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी दलील देते हुए इस मसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, 3 दिन पहले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दे दिया। राज्य किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। इससे पहले शुक्रवार की सुबह ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे एक बार फिर शुरू हो गया। इस सर्वेक्षण का मकसद ये पता लगाना है कि क्या मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद 17वीं शताब्दी का है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही है। जुमे की नमाज के कारण सर्वे का काम दोपहर 12 से 2 बजे तक के लिए रोका गया था। सर्वे का काम 5-6 दिनों तक चलने की संभावना है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केरल अभिनेत्री अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल पूरा करने के लिए समय बढ़ा दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुए ट्रायल पूरा करने के लिए समय विस्तार दिया। पीठ ने ट्रायल जज द्वारा 31 मार्च 2024 तक का समय मांगने के लिए दायर एक विस्तार आवेदन को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। आपराधिक साजिश रचने के आरोपी मलयालम अभिनेता दिलीप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने गवाहों की जांच में देरी और ट्रायल जज के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को रेखांकित किया। शीर्ष अदालत मुकदमे की प्रगति की निगरानी कर रही है और समय समय पर ट्रायल जज से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त कर रही है। मई 2023 को शीर्ष अदालत ने ट्रायल जज द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए निर्देश दिया था कि ट्रायल 31 जुलाई 2023 तक पूरा किया जाए। ये आवेदन अभिनेता द्वारा 2018 में मेमोरी कार्ड की प्रति मांगने के लिए दायर की गई विशेष अनुमति याचिका में एक विविध आवेदन के रूप में दायर किया गया है। ये मामला फरवरी 2017 में कोच्चि के बाहरी इलाके में एक महिला अभिनेता के अपहरण और यौन हमले से
संबंधित है। दिलीप को अपराध के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है और वो आपराधिक साजिश के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है। हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2021 में फिल्म निर्देशक बालचंद्र कुमार द्वारा लगाए गए नए आरोपों के आधार पर मामले में आगे की जांच की अनुमति दी थी। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया कि वो आतंकी फंडिंग मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को 9 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करें। जब एनआईए ने उसके लिए मौत की सजा की मांग करते हुए अपील दायर की, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने के लिए तिहाड़ जेल अधिकारियों द्वारा दायर तत्काल आवेदन को अनुमति दे दी। अदालत ने 29 मई को पारित अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए मलिक के खिलाफ 9 अगस्त के लिए पेशी वारंट जारी किया। जेल अधिकारियों ने मलिक को अदालत में फिजिकल रूप से पेश करने में भारी सुरक्षा मुद्दे का हवाला देते हुए आवेदन दायर किया। सुनवाई के दौरान जेल अधिकारियों की ओर से पेश दिल्ली सरकार के सरकारी वकील आपराधिक संजय लाओ ने पिछले साल राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि मलिक समाज के लिए खतरा है, इसीलिए उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। 1 वर्ष या उसका मुकदमा पूरा होने तक जेल से या दिल्ली से बाहर ले जाया गया। जेल अधिकारियों ने आवेदन में कहा कि मलिक को बहुत अधिक जोखिम वाले कैदियों की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार ये जरूरी है कि सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसे शारीरिक रूप से पेश न किया जाए। मलिक को पिछले साल मई में विशेष एनआईए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने मामले में अपना दोष स्वीकार कर लिया और अपने खिलाफ आरोपों का विरोध नहीं किया। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि अपराध सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित दुर्लभतम मामले की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। जिन अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए और मुकदमे का दावा किया गया, उनमें हाफिज मोहम्मद सईद, शब्बीर अहमद शाह, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सलाहुद्दीन राशिद इंजीनियर शामिल हैं। इधर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी है। विशेष जज विकास ढुल ने टाइटलर पर जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि वो मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और कोर्ट की बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे। कोर्ट की अग्रिम जमानत ये तय करती है कि टाइटलर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। 1 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड पर जमानत दी गई है। 20 मई को दायर की गई सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया कि टाइटलर ने 1 नवंबर 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में इकट्ठा हुई भीड़ को उकसाया और भड़काया, जिसकी वजह से गुरुद्वारा जल गया और 3 सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की मौत हो गई। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 दंगा, 109 उकसाना, धारा 302 हत्या के साथ अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए। टाइटलर की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि वकील ने कहा कि 40 साल पहले जो घटना हुई थी वो बहुत ही दुखद थी। दिल्ली पुलिस ने 2 बार और सीबीआई ने 1 बार कहा कि टाइटलर के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य मामलों में जांच तेजी के साथ की जा रही है, लेकिन इस मामले में जांच धीरे की गई है। वकील ने यह भी कहा कि पूरी जांच के दौरान टाइटलर को अरेस्ट नहीं किया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली में 1984 दंगों के दौरान तकरीबन 3000 लोग मारे गए। ये प्रभावशाली लोग कानून का मजाक बनाते हैं। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि आजादी के समय जिस तरह की हिंसा देखने को मिली थी, वैसे ही सिख दंगों के दौरान भी देखने को मिला था। उन्होंने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। केरल हाईकोर्ट ये तय करने के लिए तैयार है कि क्या फैमिली कोर्ट के पास घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत राहत की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने बुधवार को एडवोकेट एम अशोक किनी को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया और मामले पर विचार के लिए 10 अगस्त की तारीख को तय किया। तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार याचिकाकर्ता पति और प्रतिवादी पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध विभिन्न कारणों से अपरिवर्तनीय रूप से टूट गए। दोनों पक्ष अंतिम बार तिरुवनंतपुरम में एक साथ रहे। अपने वैवाहिक संबंधों के टूटने के बाद प्रतिवादी और याचिकाकर्ता ने क्रमशः फैमिली कोर्ट,
एर्नाकुलम और फैमिली कोर्ट अलापुझा के समक्ष तलाक के लिए मूल याचिकाएं दायर की। प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा के महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, संरक्षक और वार्ड अधिनियम और भरण पोषण के लिए परिवार न्यायालय एर्नाकुलम के समक्ष अलग अलग याचिकाएं भी दायर की। याचिकाकर्ता ने इन सभी याचिकाओं में दलील दी कि एर्नाकुलम स्थित फैमिली कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ता की आपत्तियां अंततः खारिज कर दी गईं और इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने ये कहते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 12 के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही है। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि बेटी अपनी मां की मृत्यु के बाद उसके पति से भरण पोषण का दावा जारी नहीं रख सकती, क्योंकि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक व्यक्तिगत अधिकार है। औरंगाबाद में जस्टिस रविंद्र वी घुगे और जस्टिस वाईजी खोबरागड़े की खंडपीठ ने एक मृत महिला की विवाहित बेटी को अपनी मां को दिए गए गुजारा भत्ता में वृद्धि के दावे को जारी रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, पति के खिलाफ पत्नी के भरण पोषण का अधिकार व्यक्तिगत है, इसीलिए मुकदमा करने का अधिकार आवेदक के पक्ष में नहीं रहता है, जिसने मृत अपीलकर्ता और प्रतिवादी की बेटी से शादी की है। इस मामले में जयश्री नाम की महिला शामिल थी, जिसकी अब मौत हो चुकी है। फिर बेटी ने एक आवेदन दायर कर अपने पति सत्येंद्र जिंदाम से उससे दिए जाने वाले गुजारा भत्ते को बढ़ाने की मांग की। जयश्री ने नांदेड़ के फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर 1.5 लाख रुपए प्रति माह भरण पोषण की मांग की थी। हालांकि फैमिली कोर्ट ने 10,000 रुपए का गुजारा भत्ता दिया। नतीजतन उसने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के तहत गुजारा भत्ता बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की मांग करते हुए अपील दायर की। हालांकि अपील के लंबित रहने के दौरान 13 मई 2023 को जयश्री का निधन हो गया। आवेदक ने तर्क दिया कि कार्रवाई का कारण जीवित है और उसे जयश्री के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अपील जारी रखने का अधिकार है। अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या व्यक्तिगत कानून विशेष रूप से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत गुजारा भत्ता बढ़ाने के मामले में मुकदमा करने का अधिकार मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के पास रहता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदक कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते सक्षम अदालत से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने पिता के खिलाफ दिए गए गुजारा भत्ते की बकाया राशि वसूल कर सकती है। तो चलिए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको बताएंगे कि महिलाओं के भरण पोषण के हक क्या हैं। कोई भी औरत मेंटेनेंस कब क्लेम या मांग कर सकती है, किससे कर सकती है और क्या उसके मरने के बाद उसका मेंटेनेंस का क्लेम जारी रहेगा? कोई भी औरत जो खुद को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, वो अपने फादर या डिवोर्स के केस में अपने हस्बैंड से या फिर अपने बच्चों से, अगर वो सेल्फ अर्निंग है, तो मेंटेनेंस मांग सकती है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक रीसेंट जजमेंट में ये कहा कि क्योंकि मेंटेनेंस एक इंडिविजुअल राइट है, इसलिए किसी भी औरत की डेथ के साथ ही साथ उसका ये राइट टू मेंटेनेंस भी खत्म हो जाता है और उसके बाद उस लेडी के बच्चे, चाहे वो उसकी मैरिड डॉटर हो या फिर सन, उनके बिहाफ पे उनके हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.